प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हम खुद के लिए एक रिटायरमेंट प्लान बनाते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो इशू हमारे सामने आता है कि जो भी कॉर्पस हमने बनाया है रिटायरमेंट का, वो कॉर्पस जब तक हम जिंदा रहे तब तक चलता रहे। ऐसा नहीं हो कि मैं जिंदा हूं और मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस ख़त्म हो जाए। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, पूरा देखें। मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा कि रिटायरमेंट कॉर्पस कैसे बनाएं, बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखें ताकि हम एक सॉलिड रिटायरमेंट प्लान खुद के लिए बना सकें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रिटायरमेंट प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप होगा कि रिटायरमेंट के लिए हमें कितना पैसा चाहिए। वो पैसा सफिशिएंट होना चाहिए कि जब तक हम सरवाइव करें तब तक हमारा काम उसी पैसे से चलता रहे। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारे चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन उन सभी से पहले आपको इन्फ्लेशन का इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा, क्योंकि रिटायरमेंट का जो प्लान होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है ना, 20 ईयर्स 30 ईयर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे आपके जो रिटायरमेंट कॉर्पस है उसे निगेटिवली हिट करता है। ये है इन्फ्लेशन कैलकुलेटर। जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हम यूज़ करते हैं, समय के साथ उसका प्राइस बढ़ता रहता है, उसे ही हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन का निगेटिव असर हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे कैसे पड़ता है। तो मान लीजिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस फिलहाल आपको खरीदने में 1 लाख रुपीस लग रहा है फिलहाल, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन मैंने 5% का रखा है, एवरेज इन्फ्लेशन रेट। तो सिर्फ 1 साल के बाद ही सेम प्रोडक्ट और सर्विस आपको खरीदने के लिए 1,05,000 रुपीज़ देना होगा। तो आपको पता है रिटायरमेंट प्लानिंग तो लॉन्ग टर्म का होता है, तो वहाँ पे देखते हैं कितना ज़्यादा नेगेटिव असर इसका पड़ता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 5 ईयर्स में क्या होता है। तो देखिए, 5 ईयर्स में 1 लाख की जगह आपको 1.27 लाख खर्च करना होगा सेम प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। 10 ईयर्स अगर देखते हैं तो 1.62 लैक्स आपको खर्च करना पड़ेगा 10 ईयर्स के बाद सेम 1 लाख का सामान खरीदने के लिए या फिर सर्विस खरीदने के लिए। 20 ईयर्स के बाद अगर आप देखते हैं ना, तो 2.65 लैक्स आपको खर्च करना पड़ेगा, और 30 ईयर्स के बाद अगर आप देखते हैं तो 4.32 लैक्स। तो आप समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन का कितना ज़्यादा नेगेटिव असर हमारे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे पड़ता है। अभी इन्फ्लेशन का जो डिटेल्स हमने चेक किया उससे ये तो क्लियर है कि रिटायरमेंट कॉर्पस हमें कोशिश करना है बड़ा से बड़ा बनाएं, और साथ ही जो कॉर्पस है उसे अच्छी तरह से इन्वेस्ट करें ताकि उस पर हम अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकें। तो देखिए, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे कि आप हमेशा ध्यान में रखें। नंबर 1, हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, जैसे ही ओल्ड एज होता है ना, तो वहाँ पे डिजीज़ होने के चांसेस, बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस आप ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, अगर कोई हेल्थ रिलेटेड बड़ा प्रॉब्लम आया, तो जो भी आपका कॉर्पस है उसमें से ज़्यादातर पैसा हो सकता है उस डिजीज़ को, उस बीमारी को दूर करने में चला जाए। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट। अच्छा खासा हेल्थ कवर आप जरूर रखें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2, अगर कुछ और लायबिलिटी है, लेकिन कई बार हम कुछ लोन लेते हैं, लाइक हाउसिंग लोन मान लीजिए, तो इस तरह का लोन आप ट्राई करें कि जब आप काम कर रहे हैं रिटायरमेंट से पहले ही उस तरह के लोन को ख़त्म कर दें ना, रिटायरमेंट के बाद इस तरह का लायबिलिटी नहीं रखें। ये नंबर 2 पॉइंट है। और नंबर 3 कि आप यहाँ पे एस्टिमेट करेंगे कि आपका जो एक्सपेंसेस है वो कितना होगा, मंथली एक्सपेंसेस कितना होगा। इसका आप ऑफ कोर्स एग्जैक्टली तो मुश्किल है ना, मतलब 5 ईयर्स के बाद क्या होगा, 10 ईयर्स के बाद होगा, 20 ईयर्स के बाद क्या होगा, मुश्किल है। लेकिन रफली आप ज़रूर ये डिसाइड करें कि रफली खर्चे आपके कितने होंगे मंथली। और एक बार मंथली पता चल गया तो ऑफ कोर्स उसको आप 12 से डिवाइड कर दें, और उसके बाद उसे आप 30 से डिवाइड कर दें, 30 ईयर्स। अपना रिटायरमेंट कॉर्पस एटलीस्ट 30 ईयर्स का ज़रूर बनाएं, और जो भी आपका कॉर्पस है वो आपके एनुअल एक्सपेंसेस का एटलीस्ट, दैट इज़ कम से कम 20 to 25 टाइम्स होना ही चाहिए। उससे अगर ज़्यादा है तो बहुत अच्छा। अब जान लेते हैं कि एक बार हमने अपना कॉर्पस डिसाइड कर लिया तो फिर उससे हम पर मंथ कितना पैसा निकालें। तो देखिए, अगर आइडियल सिचुएशन की बात करें तो जो भी आपका कॉर्पस है एनुअली, वहाँ से 5 to 6% का अगर आप विड्रॉल रेट रखते हैं तो बहुत अच्छा है। विड्रॉल रेट हमें ऐसा बनाना है कि
कि कभी भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कम नहीं हो, वो हमेशा टाइम के साथ बढ़ता रहे। ऑफ कोर्स आगे आप इसे डिटेल में समझेंगे। तो देखिए 5 to 6% का विड्रॉल रेट अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, 50 लाख मान लीजिए कॉर्पस मैंने बनाया है, तो उसमें 5% का विड्रॉल रेट का मतलब हुआ कि एनुअली मैं 2.5 लाख विड्रॉ करूंगा, दैट इज अबाउट 21,000 पर मंथ वहां से मैं निकाल सकता हूं। अगर 6% का विड्रॉल रेट है तो 3 लाख पर एनम निकलेगा और 25,000 पर मंथ के आसपास मैं पैसा निकाल सकता हूं। मैक्सिमम ट्राई करें 7% से ज़्यादा का विड्रॉल रेट बिल्कुल नहीं रखें ना। 8% 9% वो सस्टेनेबल नहीं है। क्यों नहीं है, मैं लाइव आपको दिखाता हूं। यहां पर आप SWP दैट इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का कैलकुलेटर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए है हमारे पास कॉर्पस है 50 लाख रुपीज़ का, और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ना 8% का एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट रफली, तो कुछ गारंटी तो होती नहीं बट रफली हम 8% का रिटर्न उस पर जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे टाइम पीरियड हम रख लेते हैं 30 ईयर्स का, मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग है तो ऑफकोर्स हमें मानकर चलना है कि हम काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव करेंगे, और इसीलिए जो प्लान भी बनेगा वो लंबे समय का बनेगा। क्योंकि अगर आपने शॉर्ट टर्म का प्लान बना लिया और आप लंबे समय तक सर्वाइव कर गए तो ऑफकोर्स वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इसीलिए मैंने 30 ईयर्स रखा है। यहाँ पे मैं मंथली विड्रॉल रेट बढ़ा रहा हूँ, उससे आप देखिए कि आपके कॉर्पस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए विड्रॉल रेट सबसे पहले हम 5% रखते हैं, दैट इज़ 20,000 रुपीज़। तो 20,000 में आपका फाइनल अमाउंट होता है 2.21 करोड़। तो ऑफकोर्स ये बहुत कंफर्टेबल है, 20,000 तो हम आराम से निकाल सकते हैं पर मंथ का। 25,000 देखते हैं क्या फ़र्क लाता है। 25,000 अगर आप पर मंथ निकालते हैं तो वहाँ पे 1.5 करोड़ का कॉर्पस अभी भी आपका बचा हुआ रहता है। तो 25,000 भी हम आराम से निकाल सकते हैं। 6% का विड्रॉल रेट, अब 7% का विड्रॉल रेट दैट इज़ अबाउट 30,000 अगर हम निकालते हैं तो देखते हैं फाइनल कॉर्पस हमारा कहाँ होता है। तो यहाँ भी 80 लाख प्लस का हमारा फाइनल कॉर्पस अभी भी बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ तक मोस्टली कंफर्टेबल है, ठीक है, 7% विड्रॉल रेट। लेकिन इसके बाद अगर आप विड्रॉल रेट ना 8%, 9%, 10% ले जाएंगे तो देखते हैं फाइनल कॉर्पस के साथ क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इसको बढ़ाएंगे ना, देखिए आप 50 लाख से भी कम हो गया। तो कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए जहाँ कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होने लगे, क्योंकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट 50 लाख है। तो हमेशा ही ऐसा प्लान बनाए कि एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपका 50 लाख से ज़्यादा रहे जो कॉर्पस है, बचा हुआ कॉर्पस है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आप इसे 35,000 करते हैं ना, देख सिर्फ 10 लाख रुपीज़ आपके पास बच रहा है। तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। उसी तरह से विड्रॉल रेट अगर आप और बढ़ाते हैं, यहाँ पे आप इसमें 40,000 कर लेते हैं, देखिए -60 लाख का हो गया। मतलब ये तो आप कर ही नहीं सकते हैं, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे ना, वैसे वैसे ये निगेटिव अमाउंट बढ़ता जाएगा। अभी तक हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा कॉर्पस कितना होगा, उसमें विड्रॉल रेट कितना होगा। तो 5, 6, 7%, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। अब जान लेते हैं कि ये जो पैसा है, कॉर्पस है, वो हम इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। तो देखिए इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, यहाँ से आपको इनकम जनरेट करना है। नंबर 2, आपको अपने पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करना है ताकि वहाँ पैसा टाइम टू टाइम ग्रो कर सके, ऐसा नहीं कि वहाँ पे ग्रोथ ना हो। और नंबर 3, ग्रोथ इस तरह का हो कि जो भी इन्फ्लेशन का फिगर है उससे ज़्यादा हो। क्योंकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा हो रहा है जहाँ कि आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं, तब तो समय के साथ आपका पैसा एक तरह से कम होता जा रहा है। रिटायरमेंट का पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जो नंबर 1 ऑप्शन और बेस्ट ऑप्शन है वो है डेट, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। वहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करें। फिक्स्ड इनकम में नंबर 1 क्या आएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, और नंबर 2 PPF। तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई करें कि अपना पैसा इन्वेस्ट करें। इसके अलावा डेट म्यूचुअल फंड को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कि क्या सीनियर सिटीजन्स को जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो देखिए इन्फ्लेशन का नेगेटिव असर मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, तो उसे ध्यान में रखते हुए हमें इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन हाँ, इक्विटी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो वहाँ पे हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नाउ मैं आपको म्यूचुअल फंड के कुछ कैटेगरीज के बारे में बता देता हूं जिसे आप ध्यान में रखें अपना रिटायरमेंट कॉर्पस इन्वेस्ट करते वक्त। तो देखिए डेट म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करता है, 1 ईयर से कम का इन्वेस्टमेंट होराइजन है ना, पैसे की जल्दी ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप
अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड को कंसिडर कर सकते हैं। 1 ईयर टू 3 ईयर के पीरियड के लिए आप शॉर्ट टर्म डेट फंड को कंसिडर कर सकते हैं। 3 ईयर प्लस का अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वहां पे आप हाइब्रिड फंड दैट इज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को कंसिडर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर से भी ज़्यादा है तो वहां पे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के साथ साथ आप लार्ज कैप और फ्लैक्सी कैप के इक्विटी फंड्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। रिटायरमेंट का पैसा कोशिश करें मिड कैप स्मॉल कैप में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करें और साथ ही सेक्टर और थीमेटिक फंड में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें। कुछ दिनों पहले ही आप में से किसी का कमेंट आया था ना, आप सीनियर सिटीजन हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके टोटल कॉर्पस का एक बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया गया है या फिर करा दिया गया है। तो देखिए इस तरह के फंड्स में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें। अपना रिटायरमेंट का पैसा वो बहुत 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 ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। अब जान लेते हैं कि जो टोटल कॉर्पस है जो हमें इन्वेस्ट करना है उसका कितना पोर्शन हम इक्विटी में इन्वेस्ट करें और कितना पोर्शन डेट में इन्वेस्ट करें। तो देखिए यहाँ पे मैं 3 कैटेगरीज की बात करूँगा। नंबर 1 होगा कंजर्वेटिव, नंबर 2 होगा मॉडरेट और नंबर 3 होगा एग्रेसिव। इसे आप ध्यान से समझ लें। नंबर 1 होगा कंजर्वेटिव। यहाँ पे जो आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस है वो लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको मार्केट का आइडिया नहीं है, आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इक्विटी में शुरू में एटलीस्ट फर्स्ट 2 to 3 ईयर्स के लिए 25% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करें, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए 25% इक्विटी में रखें और 75% आप डेट में रखें ताकि आप ज़्यादा रिस्क ना लें। 2-3 ईयर्स के बाद ना एक बार आपको मार्केट का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, तो वहाँ से आप थोड़ा बहुत और चाहें तो इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। नंबर 2 मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल। तो यहाँ पे आपका कॉर्पस सफिशिएंट है और साथ ही आपको मार्केट का आइडिया है, पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो यहाँ पे आप अप टू 50% तक इक्विटी में जा सकते हैं और रेस्ट जो 50% है वो आप डेट में इन्वेस्ट करें। नंबर 3 एग्रेसिव इन्वेस्टर। तो देखिए एग्रेसिव इन्वेस्टर ऐसा इन्वेस्टर होगा जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है ना। कई बार ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है बहुत बड़ा है, उसमें से एक छोटा अमाउंट ही उनके रिटायरमेंट के लिए सफिशिएंट है, बाकी का जो पैसा है उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं तो आप एग्रेसिव प्रोफाइल में आएंगे, तो यहाँ पे आप जहाँ भी चाहें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना। एक जो सर्टेन पैसा है ऑफकोर्स वो आप डेट में रख लें तो उसी से आपका पूरा रिटायरमेंट का खर्च चल जाएगा। और जो भी एक बड़ा कॉर्पस है इवन अप टू 75% अगर बहुत ज़्यादा पैसा है आपके पास तब, क्योंकि ऐसे लोग ना जनरली गिफ्ट करना चाहते हैं, तो गिफ्टिंग के लिए अगर है तो अप टू 75% भी आप इक्विटी में जा सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखें कि अगर लिमिटेड पैसा है, मार्केट का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो इक्विटी में बहुत कम इन्वेस्ट करें, शुरू में सिर्फ 25%। अगर इन्वेस्टमेंट कॉर्पस सफिशिएंट है आपका और आपको मार्केट का आइडिया है तो वहाँ पे इक्विटी अप टू 50% जाएँ, बाकी डेट में रखें। कॉर्पस बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसमें से एक छोटा ही अमाउंट आपको अपने रिटायर्ड लाइफ के लिए चाहिए, तो वहाँ पे आप इक्विटी का एक्सपोजर अगर आप चाहें, ऑफ कोर्स आपके कंफर्ट पे डिपेंड करता है, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं करें, आप डेट में ही ज़्यादा रखें। लेकिन अगर आपको कंफर्ट है, आप गिफ्ट देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बड़ा से बड़ा अमाउंट में गिफ्ट करूँ, तो इवन अप टू 75% भी आप इक्विटी में जा सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में आप ये जरूर ध्यान में रखें कि साल में एक बार आप रीबैलेंसिंग जरूर कर लें। लेकिन आपने डिसाइड किया कि इक्विटी मुझे 25% रखना है, डेट 75% रखना है, तो साल में एक बार देख लें कि वो जो कंपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आया। अगर 10% या उससे ज़्यादा का डिफरेंस आ गया, मान लीजिए इक्विटी आपका 35-40% हो गया, डेट कम हो गया, तो वहाँ पे ट्राई करें कि फिर से जो रेशियो है ना उसे 25-75 कर लें। तो साल में एक बार, मे बी 1 अप्रैल एवरी ईयर आप एक बार रिव्यू कर लें और देख लें। थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस आया है 2-3-4% का तो उसके कारण रीबैलेंसिंग नहीं करें, बट हाँ 10% से ज़्यादा का अगर डिफरेंस आ रहा है तो वहाँ पे आप रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करें। आने वाली वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।